नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नए साझेदार के प्रवेश के समय नए साझेदार के द्वारा जो नई पूंजी लाई जाती है और ख्याति की राशि लाई जाती है तो उसका लेखांकन अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाता है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो नया साझेदार हमारे यहाँ प्रवेश करता है तो जब प्रवेश करता है तो उसको दो अधिकार प्राप्त होते हैं या दो अधिकार प्राप्त करता है। पहला अधिकार प्राप्त करता है वो नए साझेदारों द्वारा संपत्ति की फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों पर अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार क्या करता है वो नए साझेदार जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय वो नए साझेदार में हिस्सेदारी बन जाती है उसकी नए फर्म में, और वो फर्म की जो भी संपत्तियां होती है और दायित्व होते हैं उस पर वो क्या करता है, अपना अधिकार चाहता है। तो उस अधिकार के एवज में उसको एक निश्चित धनराशि लेकर के आनी होती है। तो जो निश्चित धनराशि लेकर के आता है उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। तो प्रश्न में हमको बताता है कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वह 1/4 भाग के लिए या 1/5 भाग के लिए या 1/3 भाग के लिए 1 लाख रुपए नगद लाता है या संपत्ति के रूप में लाता है। तो जो 1 लाख रुपए लेकर के आ रहा है 1/4 भाग के लिए वो क्या कहलाती है, यहाँ पे पूंजी कहलाती है। और ये पूंजी जो होती है, कैपिटल जो होती है, रिटनेबल होती है। जब कभी भी फर्म से वह साझेदार अगर रिटायरमेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को ये राशि क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो जो कैपिटल लेके आता है क्या होती है, रिफंडेबल होती है, वापसी योग्य होती है। तो इसका हम लेखांकन कैसे करेंगे, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार द्वारा नकद धनराशि लाने पर फर्म में वो क्या लेके आ रहा हो, कैश लेके आ रहा है, नगद लेके आ रहा है। जब नगद कैश लेके आएगा तो हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, लेखांकन करना पड़ेगा, एंट्री बनानी पड़ेगी। तो वो एंट्री बनती है यहाँ पर कैश अकाउंट DR2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिलहाल यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल में दो पार्टनर हैं, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। इन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए अपने फर्म में क्या बनाया है, साझेदार बनाना निश्चय किया है। तो ऐसी स्थिति में वो 1/4 भाग के लिए 1 लाख रुपए नगद पूंजी ला करके दे रहा है। तब ऐसी स्थिति में हम फर्म में जब अकाउंटिंग करेंगे तो उस समय हमारी एंट्रीज क्या पास हो जाएगी, कैश अकाउंट DR2 सीज कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है, सी है। तो उसके लिए हमारी क्या एंट्री बनेगी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रोकड़ लेखा DR सी के पूंजी लेखे से। हाँ, कभी हो सकता है 1 लाख रुपए नगद के स्थान पर या चाहे तो वो संपत्ति भी ला सकता है, भवन है, फर्नीचर है, मशीन है। अगर संपत्ति लेके आता है तब ऐसी स्थिति में नए साझेदार द्वारा नगद के स्थान पर संपत्ति लाने की स्थिति में तो उस समय जहां पर हम कैश अकाउंट DR लिखे थे उस कैश अकाउंट के DR के स्थान पे एसेट्स आ जाएगा। पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दिया होगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, तो आप उसका नाम लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR2 सीज कैपिटल अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट DR2 सीज कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए उसने 1 लाख के स्थान नगद के स्थान पर 1 लाख रुपए की क्या लेके आया, उसने एसेट्स लेके आया। तीसरी स्थिति होती है, कई बार नया साझेदार जब साझेदार में प्रवेश करता है तो वह अपने व्यवसाय के साथ ही फर्म में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व होता है, फर्म में सम्मिलित होता है। मान लीजिए ए बी का ऑलरेडी व्यापार चल रहा था, वो कपड़े का बिजनेस कर रहे थे। सी का भी व्यक्तिगत बिजनेस क्या था, कपड़े का था। अब सी चाह रहा था कि मैं भी ए और बी के साथ क्या हो जाऊं, शामिल हो जाऊं और एक फर्म हम बना लें। ऐसी स्थिति में सी अपने व्यापार के साथ किस में शामिल हो रहा है, फर्म में शामिल हो रहा है, ए बी के साथ में। हम ये कह सकते हैं चालू व्यवसाय के साथ सम्मिलित होने पर या चालू व्यवसाय लेकर के आने पर। अगर उस समय लेके आएगा तो ये देखा जाएगा सी के पास जो भी संपत्तियां हैं और जो भी दायित्व हैं, तो जितनी भी एसेट्स होगी उस एसेट्स को भी लेके आएगा वो, और उसके साथ में जो भी उसके बाद बैंक लोन होगा, कर्ज होगा, उसको भी लेके आएगा, लाइबिलिटीज को भी लेके आएगा। तो उसके लिए हम किस प्रकार की एंट्री पास करेंगे, तो उस समय जब एंट्री पास होगी तो एसेट्स अकाउंट DR जो फर्नीचर होगा, फर्नीचर, मशीन, कैश, डेटर, जो भी बैलेंस शीट होगी उसकी बैलेंस शीट के एसेट साइड की जो भी मदें हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे। टू लाइबिलिटीज अकाउंट
जिसमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, इनमें से कोई भी आइटम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से एसेट के टोटल में से जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी उसको हम माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगी वो क्या आ जाएगी, सी के द्वारा लगाई गई पूंजी मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में एसेट्स जो लाया था उसने 1,50,000 रुपए एसेट्स थे, टू लायबिलिटीज तो बैंक कर्ज कितना था, 50,000 रुपए था, तो 1,50,000 में 50,000 गया तो कितना आया, 1,00,000 आया, तो क्या आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इस प्रकार क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट दिया, टू लायबिलिटीज, टू सीज अकाउंट। तो इस तरह से 1,50,000 की संपत्ति थी जिसमें 50,000 रुपए क्या था, लायबिलिटीज था, और सी की पूंजी कितनी कहलाएगी, 1,00,000 कहलाएगी। तो इस तरह से नई पूंजी का हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। तो 3 एंट्री हो सकती है, नगद लाने की स्थिति में, संपत्ति लाने की स्थिति में, या व्यवसाय के साथ शामिल होने की स्थिति में। तो 3 प्रकार से इनका एडजस्टमेंट किया जाएगा, 3 एंट्री। दूसरा मैंने क्या बताया, पहला तो नए साझेदार द्वारा संपत्ति पर अधिकार करने पे आता है। अब दूसरा क्या होता है कि नए साझेदार द्वारा फर्म के लाभ पर अधिकार करना। अब तक ओल्ड पार्टनर 2 थे, ए बी था, तो जो भी प्रॉफिट होता था उसको ए और बी आपस में जो भी उनका रेशो था आपस में बांटते थे। अब उन्होंने सी को क्या दे दिया, प्रवेश दे दिया है, तो अब लाभ का विभाजन कितने लोगों में होगा, 3 लोगों में होगा। तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 30,000 का प्रॉफिट था, दोनों इक्वल बांटते थे, तो वर्तमान में 15,000 का लाभ हो रहा था ए और बी को। अब सी को प्रवेश कर दिए, तो सी के आने के बाद भी मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 30,000 का ही लाभ हुआ है, तो अब ये लाभ कितने लोगों में बट रहा है, 3 लोगों में बट रहा है, ए बी सी। तो अगर बराबर बराबर भी है तो तीनों में कितना कितना बढ़ गया, 10,000 बढ़ गया। तो यहाँ पर ए और बी को क्या होता है, नुकसान हो रहा है, तो ए और बी को हानि हो रही है। तो यहाँ पर ए और बी अपने लाभ के हिस्से को सी के पक्ष में क्या करेंगे, त्याग करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो ए और बी के द्वारा क्या किया जाएगा, सेक्रीफाइस किया जाएगा, किसके पक्ष में, सी के पक्ष में। और सी जो होगा इस सेक्रीफाइसन के एवज में इसकी क्षतिपूर्ति के स्वरूप एक निश्चित धनराशि ला करके ए और बी को देगा। तो जो ए और बी को निश्चित धनराशि ला करके देता है उस राशि को क्या कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है। तो इस प्रकार नया साझेदार लाभ में हिस्सा प्राप्त करने हेतु जो धनराशि फर्म में ला करके देता है उस राशि को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं। तो इस प्रकार से नया साझेदार क्या ला रहा है, ख्याति की राशि लाएगा। तो इस प्रकार इसमें 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन है राशि, ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नगद लाने की स्थिति में। जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है वो ख्याति की राशि ला रहा है, लेकिन क्या ला रहा है, नगद ला रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है ख्याति की राशि नगद लाने में वो असमर्थ होता है, अर्थात ख्याति की राशि नगद न लाने की स्थिति में। 2 कंडीशंस है, पहला ख्याति की राशि नगद लाने की स्थिति में और ख्याति की राशि नगद न लाने की। तो इसके संबंध में ख्याति के एडजस्टमेंट में, ख्याति के लेखांकन के संबंध में बताया गया है कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि फर्म में नगद लेके आता है उसी समय ख्याति का अकाउंट खोला जाता है, गुडविल का अकाउंट खोला जाता है, अन्यथा गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाता है। अगर मान लो ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है तो उस समय ख्याति की राशि को साझेदार आपस में क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। वहां पे गुडविल का उल्लेख, ख्याति का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ख्याति के समायोजन के संबंध में 2 विधियां हैं। पहली विधि है प्रीमियम विधि और दूसरी विधि है पुनर्मूल्यांकन विधि, रिवैल्यूएशन मेथड्स। तो प्रीमियम विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेके आता है उस समय कौन सी विधि उपयोग होती है, प्रीमियम विधि। और जिस समय नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ है, गुडविल की अमाउंट लाने में असमर्थ है, तो उस समय पुनर्मूल्यांकन विधि का उपयोग किया जाता है। हम आपको दोनों विधियों का स्पष्ट कर रहे हैं। पहला है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेके आ रहा है। जब ख्याति की राशि नगद लेके आएगा तो उस समय हम क्या करेंगे, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर वो भी क्या लाएगा, अपने भाग का, अपने हिस्से का। मान लीजिए यहाँ पे ख्याति का वैल्यूएशन किया गया था तो फर्म की ख्याति का वैल्यूएशन 40,000 आया, नया साझेदार 1/4 भाग के लिए आया है तो अपने भाग की ख्याति कितनी लाएगा, 10,000 रुपए।
तो नए साझेदार द्वारा ख्याति का जो हिस्सा लाया जाएगा वो हिस्से की राशि कितनी है, 10,000 रुपए, और वो नया साझेदार 10,000 रुपए नगद लाने के लिए तैयार हो गया और ला रहा है। तो उस स्थिति में क्या एंट्री करेंगे, तो उस समय होगा कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, रोकड़ लेखा DR ख्याति लेखे से, और ख्याति की राशि वो क्या लेके आ रहा है, नगद लेके आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपीज। जैसे ही ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो इस राशि पर, इस अमाउंट्स पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। तो पुराने साझेदारों का अधिकार होता है क्योंकि नया साझेदार जो था पुराने साझेदारों को त्याग किया था, तो उस हानि की पूर्ति के लिए राशि लाया है, इसलिए इस पर पहला अधिकार किनका है, पुराने साझेदारों का है। इसलिए पुराने साझेदार जैसे ही नगद राशि लेके आता है उसको आपस में त्याग के अनुपात में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पूंजी खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री होती है ख्याति की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, वो भी किस रेशियो में, त्याग के अनुपात में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ख्याति लेखा DR आ के पूंजी लेखे से और ब के पूंजी लेखे से। अब यहां पे हमको त्याग का अनुपात चाहिए, तो प्रश्न दो स्थिति में रहता है। पहला कंडीशन है आपको प्रश्न में केवल पुराना अनुपात दिया है और नए साझेदार द्वारा कितना भाग दिया जा रहा है इतना ही बताया हुआ है। तब ऐसी स्थिति में अगर आप नया अनुपात निकालते हो और पुराने अनुपात में से नया अनुपात को माइनस करते हो तो जो त्याग का अनुपात आता है वो ऑलरेडी पुराना अनुपात ही आता है, ओल्ड रेशियो ही आता है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, जब पूरा नया अनुपात प्रश्न में नहीं है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। तो इस तरह से 10,000 रुपए को दोनों पार्टनर 3:2 में बांट देंगे, 3/5 2/5, तो 6,000 और 4,000 क्या हो जाएगा, इनको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न में आपको क्या नहीं दिया हुआ है, पुराना अनुपात भी दिया है और नया अनुपात भी दिया हुआ है, तो आपको त्याग के अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ दिखा रहे हैं, यदि प्रश्न में पुराना अनुपात और नया अनुपात दिया हो, ओल्ड अनुपात है यहाँ पे 3:2 था ए और बी का, और नया अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है 2:1:1। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो त्याग का अनुपात निकालने का फार्मूला होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और न्यू रेशियो क्या है 2/4। तो 3/5 में से 2/4 को माइनस करोगे तो इसका माइनस करने के बाद आपका क्या आता है, 2/20 आता है। उसी प्रकार 2/5 में से 1/4 को माइनस करोगे गुणनफल विधि से तो 3/20 आता है। तो इस प्रकार से त्याग का अनुपात क्या मिल जाएगा आपको, 2:3 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे इस राशि को अपन 10,000 में बांटे हैं तो क्या होता है, इस 10,000 को अपन किस अनुपात में बांट देंगे, 2:3 में बांट देंगे। तीसरी चीज, अगर चाहें तो ओल्ड साझेदार जो ख्याति की राशि उनको प्राप्त हुई है वो चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, आहरित कर सकते हैं, क्योंकि उनपे उनका अधिकार है। अगर वो आहरित करते फर्म में नहीं रखना चाहते हैं तो उस समय एंट्री हो जाएगी पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि फर्म में न रखने पर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, ए का कैपिटल अकाउंट DR, बी का कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक। तो इस प्रकार ए और बी ने 6 और 4,000 रुपए क्या कर चुके हैं, विड्रॉ कर चुके। ये किस स्थिति में था, जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नगद फर्म में लाने पर। अगर यदि ख्याति की राशि नया साझेदार नगद लाने में असमर्थ है, नहीं ला रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में होता है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद न लाने पर उस समय हमारी एंट्री हो जाती है पुराने नए साझेदार का पूंजी लेखा DR पुराने साझेदारों के पूंजी लेखे से, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, C है, तो C का पूंजी लेखा DR टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो जब आपको नया अनुपात नहीं दिया है तो त्याग का अनुपात क्या आएगा, 3:2 ही आएगा। तो 3:2 में बांट लिए। अगर आपको नया अनुपात दिया होता तो इसको किस अनुपात में बांटेंगे, 10,000 को 2:3 में बांटा जाएगा। दूसरी चीज, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि कुछ नगद लाने पर और कुछ न लाने पर। मान लीजिए ख्याति की राशि का क्या हुआ था, इसको 10,000 लाना था
अब इसने 5,000 रुपये बोलता है नगद दूंगा और 5,000 रुपये बोलता है नहीं दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो 5,000 रुपये नगद दे रहे हैं तो उसके लिए 2 एंट्री होगी पुरानी वाली, कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। और जो नहीं लाके दे रहा है उसके लिए कौन सी एंट्री होगी, पुनर्मूल्यांकन विधि की पहली एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू ए एंड टू बी। तो 5,000 की ये एंट्री और 5,000 की ये एंट्री होगी। कई बार क्या होता है, फर्म में नए साझेदार द्वारा नगद ना ला करके कुछ संपत्ति ले आता है, तो ऐसी स्थिति में एसेट्स लाता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, जहां कैश लाता था कैश की जगह क्या लिखोगे, एसेट्स अकाउंट दिया टू गुडविल, और फिर उस गुडविल की राशि को भी यहां दोनों साझेदार आपस में क्या करेंगे, ओवर रेशियो में बांट लेंगे। कई बार नया साझेदार कहता है कि मैं लाने में असमर्थ हूं, आप मेरे नाम से एक लोन अकाउंट खोल दीजिए, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए, मैं फ्यूचर में उसको पटा दूंगा। तब ऐसी स्थिति में अगर ख्याति की राशि को ऋण के रूप में समायोजित करने पर, एडजस्टमेंट करने पर, तो उस समय आपकी एंट्री हो जाएगी सीज लोन अकाउंट दिया टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इसको भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पुराने अनुपात में क्या कर लेंगे, साझेदार आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको मैंने क्या बताया है, जब नया साझेदार नई पूंजी लेके आता है और ख्याति की राशि लेके आता है, नगद लाता है या नगद लाने में असमर्थ है, तो उसका किस प्रकार से जनरल एंट्री बनाई जाती है, किस प्रकार से अकाउंटिंग किया जाता है, ये बच्चों इसके संबंध में था। तो अगले वीडियो में हम इसके संबंध में हम देखेंगे कि त्याग का अनुपात और सेक्रीफाइसिंग और रेशो उसका किस प्रकार से समायोजन किया जाता है, और पूंजी का समायोजन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपनी राय दे सकते हैं, और इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को, अधिक से अधिक मित्रों को क्या कि शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का एक सदस्य बन जाइए, जिससे अगला आपको वीडियो मिलेगा इसकी आपको सूचना मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।